हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग चल रहा है हमारा। तो इसमें देखो आज हम करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आप लोगों को पता होगा इससे पहले इसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। आज भी मेरे पास 10 क्वेश्चन है। हम देखेंगे किस तरीके के क्या कहते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी होगी। देखो ये हमारा टॉपिक नंबर सेकंड है। इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने किया था आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये मैंने 5 क्लासेस में कराया है और उसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो ना देखा हो तो जाकर देख ले, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो देखो आज हमारा ये है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और इसका पार्ट नंबर 2 है। मतलब इससे पहले पार्ट नंबर 1 हो चुका है, मैंने बताया प्रीवियस क्लास में जो भी हुई थी। तो हमने 10 क्वेश्चन करे थे। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे क्या है। देखो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के बारे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। देखो इसके अंदर आप सीधा सा लॉजिक होता है। ज़्यादा रूल याद करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। ज़्यादा रूल नहीं होते इसके अंदर, थोड़े से रूल है। देखो एक तो स्टेटमेंट दिया जाता है और उस पर आपको अजम्पशन मतलब कि उसको कहते हैं हिंदी में पूर्व धारणा या आपकी मान्यता। मतलब कि ये होता है, मान लो किसी ने एक स्टेटमेंट बोल दी। मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, उसने एक स्टेटमेंट बोली है, कुछ कहा है। स्टेटमेंट का मतलब कोई स्टेटमेंट में ले लिया हमने, उसने कुछ कहा है तो वो कुछ सोच समझ के बोला होगा। जो भी वो सोच समझ के बोला गया है ना, मतलब उसने बोलने से पहले कुछ सोचा होगा, वो हमें बताना होता है उसकी उसके पीछे अजम्पशन क्या आती है, पूर्व धारणा क्या आती है। मैंने बताया हमें इसके अंदर जो बोलने वाला व्यक्ति है ना उसके हिसाब से सोचना पड़ता है। कोर्स ऑफ एक्शन में अलग था, उसकी बात नहीं करेंगे इधर। तो इसमें हमें ये देखना होता है, मतलब सोच कि कोई भी व्यक्ति एक्स है, जैसे मिस्टर एक्स, उसने कुछ बोल दिया। तो उसने एक लाइन कुछ भी बोली है तो वो क्यों बोली है, उसके पीछे बोलने का कारण क्या है। भाई उसने पहले कुछ सोच समझ के तो बोला होगा। हम मानते हैं कोई भी चीज़ बोली जाती है, आप कुछ भी बोलते हो तो कुछ सोच समझ के ही तो बोलते हो। तो वो आपकी मतलब कि स्टेटमेंट होती है, उसके पीछे जो बोला हुआ सोच समझ के, जो उसके अंतर्निहित बात होती है वो हमें मतलब इम्प्लीसेंट होती है, वो हमें बताना होता है। बाकी देखो हम थोड़े से रूल हैं वो भी पढ़ेंगे। देखो क्या है ये देखिए। ये देखिए पजल की क्लास है, आपको पता है। अगर आपको पजल सीखनी है, 100+ पजल करा रहा हूँ उसमें, बैंक पी और क्लर्क के लिए, ये प्री के लिए है। तो ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखो, जैसे कि आपको पता है ये भी एक मेंस का टॉपिक होता है, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें न्यू पैटर्न की क्लास है, काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्लास हो चुकी हैं, आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और देखो अगली क्लास आपको पता है मशीन इनपुट आउटपुट की भी चल रही है। ये भी आपका मेंस का काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करना चाहें तो ये भी आपको यूट्यूब मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखो ये क्या लिखा है। आज हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो देखो थोड़े से रूल जो मैंने आपको क्या कहते हैं लास्ट क्लास में भी बताए थे, यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे हमारे को थोड़ा सा रिवाइज होता रहेगा। जब मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा तो रिवाइज होगा। क्या लिखा है, रूल्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन रूल्स को याद रख ले। वैसे तो मैंने एक रूल बताया, वो एक रूल आप याद रखोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर ये भी याद रखोगे तो और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्या बोला है, अजम्पशन इज ऑलवेज इनडेफिनिट एंड पॉजिटिव। मतलब जो अजम्पशन होती है वो हमेशा अनिश्चित और क्या कहता है पॉजिटिव होती है। ठीक है, आपको पता है स्टेटमेंट दिया जाता है और अजम्पशन होगी ना वो इनडेफिनिट होनी चाहिए, डेफिनेट ना हो, और हमेशा पॉजिटिव होगी। ये पहला रूल था, हमने कल भी पढ़ा था। अब देखो क्या लिखा है हमारा सेकंड, क्या कहते हैं सेकंड पॉइंट, सम वर्ड्स लाइक सम, टू लार्ज एक्सटेंट, मैनी, मच, exit in the assumption that will be always be implicit true। मतलब ये वर्ड है ना, आपके कुछ वर्ड है जिसमें कि एक सम हो गया, ये वाला वर्ड हो गया, टू द लार्ज एक्सटेंट, मैनी हो गया, मच हो गया, ये वर्ड है। ये अगर आ जाते हैं आपके अजम्पशन में तो वो हमेशा हम उस अजम्पशन को ट्रू मानते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट नंबर 3 है एनी अजम्पशन। अजम्पशन की बात कर रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट की नहीं, अजम्पशन की। दैट इज कन्वेइंग दैट मैसेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हमने देखो एडवर्टाइजमेंट का एक कल क्वेश्चन भी करा था, नोटिस का भी करा था, नोटिस हो गया। और लिखा है अपील, दैट अजम्पशन ऑलवेज, ऑल अजम्पशन विल ऑलवेज बी इम्प्लीसेंट। वो हमेशा आपकी इम्प्लीसेंट मतलब कि ट्रू होगी। अगर उसमें अजम्पशन में, अजम्पशन की बात कर रहे हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाए, नोटिस आ जाए और आपकी अपील आ जाए। पॉइंट नंबर 4 है, इफ एनी अजम्पशन इज टेकिंग अबाउट, मतलब कोई भी अजम्पशन टेकिंग अबाउट लेती है मतलब पास्ट एंड फ्यूचर, दैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी एक्सप्लिसिट। मतलब ये देखो इम्प्लीसिट था, ये मतलब कि इसमें गलत मानोगे, आप इसको फॉल्स मानोगे। मतलब कोई भी अजम्पशन आपकी जो पास्ट के बारे में बताए
फ्यूचर के बारे में बताया तो वो आप हमेशा गलत करोगे। देखो हमने एक क्वेश्चन करा था, एक फ्यूचर की बात आई थी, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, देखना जाके कैसे कहा था, ये एक पॉइंट गलत होगा, ऐसे करके बताया था। देखो अब देखो पॉइंट नंबर 5 है, कंपेरिजन ऑलवेज बी रॉन्ग, मतलब कि आपका अगर मान लो अजम्पशन में कोई कंपेरिजन दे रखा है तो हमेशा उसको क्या करोगे, रॉन्ग करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ एनी अजम्पशन शोइंग द वर्ड, देखो कोई भी अजम्पशन अगर वो वर्ड शो करती है, कौन से वर्ड है इसमें, लाइक जो है सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, डैट विल ऑलवेज बी इम्प्लीसिट, वो हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, देखो ये 6 पॉइंट थे, आप इसको याद रखना, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बाकी तो मैंने बता दिया, देखो हम क्वेश्चन करेंगे तो मतलब मैंने बता दिया, कभी भी स्टेटमेंट होगी तो हम सोचेंगे जो स्टेटमेंट बोलने वाला व्यक्ति, हम उसके हिसाब से सोचेंगे, अपने हिसाब से सोचना नहीं है, उसके हिसाब से सोचना है कि उसने कुछ भी लाइन बोल दिया तो क्या सोच के बोली है, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो वही मतलब उसके अंदर जो बात अंतर्निहित होती है ना, मतलब इनडायरेक्ट वे में होती है, वो हमें फाइंड करनी पड़ती है कि उसने कि भाई ये कह दिया, कुछ भी कहा, भी हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन तो और डिटेल में पता चलेगा। तो देखो ये हो गए पॉइंट, ये देखो मैंने हिंदी में भी लिख दिया, आप देख लेना हिंदी में इसको। और देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये तो आपको पता है, फिर भी डायरेक्शंस मैं पढ़ देता हूँ, ये भी जरूरी है। इन ईच क्वेश्चन बिलो आ गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होगी, फॉलोड बाई द टू अजम्पशन नंबर्ड 1 और 2, मतलब दो होंगी, मतलब ये फिलहाल दो मानो, आपकी दो से ज़्यादा भी हो सकती है। कंसीडर डैट, कंसीडर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंसीडर करो, एंड डिसाइड, डिसाइड करो विच ऑफ द गिवन अजम्पशन इज इम्प्लीसिट, मतलब कौन सा उसके अंदर जो है बात उसकी इनडायरेक्ट छुपी हुई है। तो देखो ये तो ऑप्शन है, ये तो आप कर लोगे, वन, सेकंड ट्रू, बोथ, नाइदर नोर और आइदर और। देखो ये भी मैंने आपको हिंदी में दिया है। अब देखो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, देखो अगेन मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम देखो देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले हम जब इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ये अजम्पशन लिखा है क्या, ठीक है, अगर मान लो कोर्स ऑफ एक्शन होता, कुछ और होता तो अलग हमारा करने का तरीका अलग होता। तो मैंने देखा ये मेरा है अजम्पशन, स्टेटमेंट तो दी होगी आपकी, ये स्टेटमेंट है। तो अब मैं देखो क्या करूँगा, देखो अब सोचो, इसके अंदर मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही छोटी लाइन है, सेंटेंस से क्या लिखा है, द एडवाइजेबल एज फॉर अ चाइल्ड टू ज्वाइन स्कूल इज़ 5 ईयर। आप समझ गए हो क्या कह रहा है, जो आपकी एडवाइजेबल एज है चाइल्ड की स्कूल स्कूल ज्वाइन करने की, वो 5 ईयर है। तो किसी व्यक्ति ने, मान लो किसी ने भी ये लाइन कह दी तो कुछ सोच समझ के तो बोली होगी ना, वो सोच समझ के क्या, इससे मतलब कि इससे पहले, इस लाइन बोलने से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या आया, क्यों बोली उसने, वही हमें क्या कहते हैं, अजम्पशन लेनी होती है। ठीक है, अब हमें 2 पॉइंट देना है, देखो हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, हमें ये देखना है कि उसने क्या सोच के बोली और जो हमें यहाँ पर दे रहे हैं इनको कंपेयर करना है। ठीक है, क्या लिखा है, पहला देखो है अजम्पशन, एट दिस एज द चाइल्ड इज फेमिलियर टू अडेप्टिबिलिटी, मतलब इस एज में जो चाइल्ड होता है वो मतलब किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, मतलब कि अडेप्ट होती है अडेप्टिबिलिटी, वो फैमिलियर होता है, मतलब आसानी से सीख सकता है। ठीक है, और दूसरा उसने ये सोच के बोल रहा है, स्कूल्स डू नॉट टेक एडमिशन टू चिल्ड्रन हु आर मोर देन 5 ईयर, इसका मतलब है अगेन इजी सेंटेंस है, जो स्कूल है वो एडमिशन नहीं देगा चाइल्ड को अगर वो 5 साल से ज़्यादा हो जाता है। तो देखो दो इसमें मेरी अजम्पशन है, आप सोचो इसने क्या सोच के बोला होगा, ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जब तक मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में क्या कहना चाहता है, देखो यहाँ पर है, हिंदी में बोला, एक बच्चे को स्कूल में शामिल होने की उचित आयु 5 वर्ष है। पहला जम्पशन हो सकता है, मतलब उसने क्या सोच के बोला उसके हिसाब से सोचना है, क्या ये सोच के बोला उस इस उम्र में बच्चों को अनुकूलन क्षमता में परिचित होता है, मतलब कि अडेप्टिबिलिटी होती है, मतलब आसानी से वो चीज़ों को सीख सकता है, ग्रैप कर सकता है, ये है। और दूसरा, स्कूल उन बच्चों को प्रवेश ले नहीं देते हैं जो 5 वर्ष की आयु से अधिक हैं। तो देखो अगेन ईजीएस में कुछ भी नहीं था, आप सोचोगे, देखो आप मान लो कि किसी ने सोच की ये लाइन सोच के बोल दी तो क्या उसके मन में होगा कि भाई जो चाइल्ड होते हैं उनको ना क्या कहते हैं, जो एज है, मतलब कि जो आप सूटेबल एज है एडवाइजेबल, वो 5 वर्ष है, तो यही सोच के तो बोला होगा कि इस एज में मतलब आप बच्चा आसानी से सीख जाता है और हर चीज़ों को आसानी से सीख जाता है। ये थोड़ा ना कि स्कूल आपका मतलब कि 5 साल के बाद एडमिशन नहीं देगा, ये तो लॉजिकली फॉलो ही नहीं होगा। तो मेरा कौन सा होगा, फर्स्ट इज इम्प्लीसेंट होगा, सेकंड हमेशा ये मतलब ये वाला रॉन्ग है। तो ये तो अगेन इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, देखो अगेन देखो छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो पढ़ते हैं सेंटेंस को,
अजम्पशन है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है फूड पॉइजनिंग। जो फूड पॉइजनिंग आप जानते हो, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ लिक्यूअर, लिक्यूअर होता है आपका शराब, इज़ वेरी कॉमन इन रूरल एरिया। इसका मतलब जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपको फूड पॉइजनिंग का मतलब पता है क्या होता है, ठीक है, ये वो किसके कारण होती है, वो जब आप कंजम्पशन करते हैं लिक्यूर का, मतलब कि शराब का, इज़ वेरी कॉमन, वो बहुत ही कॉमन है इन रूरल एरियाज। एक एक वर्ड पढ़ना, ये रूरल एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये किसी ने भी मान लो एक सेंटेंस बोल दिया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उसने कुछ सोच समझ के बोला होगा ना, कि मतलब कि ग्रामीण इलाकों में अगर व्यक्ति शराब पीता है तो वो क्या कहता है, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है। ये बहुत कॉमन बात है इन किस में, रूरल एरिया में। तो इसके पीछे सोचने से मतलब बोलने से पहले अजम्पशन क्या आती है, मतलब क्या सोच सकता है, हमें अजम्पशन करना है देयर आर मोर, ठीक है, इलीगल एंड अनऑथराइज, मतलब कि ज़्यादा इलीगल और मोर ऑथराइज अनऑथराइज शॉप्स हैं सेलिंग लिक्यूअर, जो बेचते हैं शराब को इन विलेज एंड रूरल एरियाज। तो पहले मतलब ये कि वो व्यक्ति का कहने का मतलब ये था कि उसने ये सोच के बोला होगा कि जो आपका कहते हैं इलीगल और अनऑथराइज शॉप्स हैं वो ज़्यादा हैं विलेज में जो आपकी शराब बेचती हैं, तो इसकी वजह से ये हुआ होगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है। अगला है द रेशो ऑफ पीपल ड्रिंकिंग लिक्यूअर, जो रेशो है मतलब कि जो अनुपात है, जो पीपल शराब पीते हैं इन विलेजेस इज मच मोर देन, वो ज़्यादा है देन दैट इज टाउन। यहाँ आप कंपेरिजन कर दिया, देखो आप देखो आपके क्लियर हो रहा है ना। अगर आप रूल पढ़ लेते हो तो ठीक है, अगर रूल नहीं पढ़ते तो मेरे हिसाब से तब भी इसका आंसर कर देते। ये क्या है, ये सेंटेंस तो हमारा कंपेरिजन है, अभी हमने पढ़ा, कभी भी आप कंपेरिजन मत करना। मोर देन ये क्या है, कंपेरिजन तो करा, आप कंपेरिजन आते ही गलत कर दो। अगर आपको रूल याद नहीं है तब भी मैं बताऊंगा कैसे आप इसको सही कर सकते हो, जब तक हम पढ़ते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में अगेन ये इजी है, क्या लिखा है, शराब की खपत के कारण, ये लिखा है ना, फूड पॉइजनिंग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आम बात है, ठीक है। गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में, लिखा है गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बेचने वाली अधिक अवैध और अधिकृत दुकानें हैं, मतलब कि अवैध आपकी हैं और अधिकृत है, इलीगल और अनऑथराइज्ड है। गांव में शराब पीने वाले लोगों का अनुपात कस्बों, मतलब कि जो आपका शहर में टाउन में की तुलना में अधिक है। देखो ये तो तुलना से आप गलत कर देना, और देखो देखो इसके अंदर ये इसका रीज़न भी नहीं हो सकता। तो मेरा पहला वाला बिल्कुल सही है। देखो कैसे सही है, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसको करते हैं, एक मिनट। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर, देखो ये पहला आपने समझ लिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो सब समझ चुके हैं क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी ने बोला कि मतलब कि हमारा जो गांव है रूरल एरिया में, वहाँ पर लोग ना फूड पॉइजनिंग के ज़्यादा शिकार हो जाते हैं शराब पीने के बाद, तो इसके पीछे देखो रीज़न तो यही है ना कि वहाँ पर क्या कहते हैं मतलब यही सोच के बोला होगा उसने, जो इलीगल और अनऑथराइज शॉप ज़्यादा होंगी तभी शराब पीते हैं और वो वहाँ पर सेल करते हैं रूरल एरिया में। और देखो इलीगल और अनऑथराइज वर्ड इसलिए आया क्योंकि वो इलीगल है, मतलब कि जो आपकी शराब ऐसी बना देते हैं लोग घरों में, तो उसी की वजह से तो होता है फूड पॉइजनिंग। तो ये बिल्कुल सही है, इसको मतलब ये बात कहने का मतलब ये है, ये इसने ये सोच के बोला होगा। और देखो ये वाला है तो ये कंपैरिजन आती गलत, मगर देखो आप खुद सोचो, मुझे रूल याद नहीं है कि कंपैरिजन मैंने पढ़ा है। ये बोल रहा है द रेशो ऑफ द ड्रिंकिंग लिक्वियर विलेज इज़ मोर देन द टाउन। तो देखो आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि ये आप कैसे कह सकते हो कि कोई इससे कोई लेना देना है कि शहर के लोग मतलब कि कम शराब पीते हैं, गांव के लोग ज़्यादा पीते हैं, तो ऐसा तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, तब भी इसको गलत कर देना। और कंपैरिजन करके आपने रूल पढ़ रखा है, कंपैरिजन आ जाए तो कंपैरिजन आते ही गलत कर दो, तो मेरा पहला इम्प्लीसिट होना चाहिए और इसमें कोई नहीं था। तो देखो अब चलते हैं, इसका आंसर भी कहीं लिखा होगा, देखो ये रहा लिखा ना, ओनली अजम्पशन बस वन इज इम्प्लीसिट। तो ठीक है, पहली इसमें अजम्पशन हमारी अंतर्निहित है, मतलब कि छुपी हुई है, जो हमें हिडन बताना पड़ता है। जो मैंने बताया था सेंटेंस बोलने से पहले आपने जो दिमाग में सोचा, किसी ने भी सोचा, वो क्या सोच के बोली होगी लाइन। देखो अब मैं चलता हूँ, देखो ये आपके काफ़ी अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे ना हम तो काफ़ी अच्छी तरह हमारा समझ आ जाएगा। देखो क्या है, अब देखो क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है, ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसके अंदर। दिव्या वाज एडवाइज्ड बाई डॉक्टर, दिव्या को एडवाइस किया गया, सलाह दी गई किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, डैट शी वुड नॉट टेक पार्ट, उसे पार्ट नहीं लेना चाहिए किसमें, इन डांस कंपटीशन। तो देखो डॉक्टर ने ये कोई बात उसको कह दी दिव्या को, अगेन इजी सा है सेंटेंस, क्या है देखो, दिव्या वाज एडवाइस मतलब किस, दिव्या को एडवाइस दी गई किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, डैट सी वुड, उसे पार्ट नहीं लेना चाहिए इन डांस कॉम्पिटिशन। तो डॉक्टर ने ये बात बोली होगी, क्यों बोली होगी, उसके पीछे बोलने का मतलब क्या है, डॉक्टर के मतलब कि उसने पहले सोचा होगा फिर उसको बोला होगा, तो कुछ सोच के बोला होगा ना, तो वही हमें अजम्पशन लेनी होती है। देखो क्या है,
द डॉक्टर डिड नॉट वांट, डॉक्टर नहीं चाहता था कि दिव्या टू टेक पार्ट, वो दिव्या पार्ट ले इन कंपटीशन, कंपटीशन में। बिकॉज सी कर देना यहाँ पर, बिकॉज सी वाज अफेयर्ड, क्योंकि वो डर गई थी, डैट सी माइट लॉस, कि वो कहीं हार ना जाए। तो डॉक्टर ने क्या ये सोच के बोला होगा, आप इसको सोचो, ठीक है। इसके पीछे बोलने का लाइन क्या ये मतलब हो सकता है, आगे पढ़ते हैं। दिव्या हैज़ मेजर सर्जरी, दिव्या की एक बड़ी सर्जरी हुई है बिकॉज ऑफ हर इंजरी, उसकी इंजरी के बाद, ठीक है। ये दूसरा हो गया। दिव्या डिड नॉट हैव मनी, दिव्या के पास पैसे नहीं है टू गो फॉर द ऑडिशन, कि वो ऑडिशन में जा सके। देखो आप इसका आंसर मेरे हिसाब से कर लोगे जब जिस तरीके से मैंने समझाया। अभी दो क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझाया, वो ही आप कॉमन से पॉइंट लो और सोचो कि क्या हो सकता है। तब तक मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिव्या को डॉक्टर ने सलाह दी कि वह कि उसे डांस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्या जम्पशन हो सकती है, डॉक्टर नहीं चाहता था या चाहते थे कि वह दिव्या स्पर्धा मतलब कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि उसमें डर था कि वह भार हो सकती है मतलब हार सकती है। दिव्या की चोट के कारण बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, उसके पास पैसे नहीं थे ऑडिशन के लिए। तो देखो मैं चलता हूँ इंग्लिश में क्या है, देखो हम चलते हैं। देखो आप देखो ये डॉक्टर कुछ बोल रहा है, पहले हमें एक एक वर्ड लेना पड़ता है। डॉक्टर ने सलाह दी, डॉक्टर सलाह क्यों देगा भाई, डॉक्टर सलाह ये इसलिए देगा ना कि दिव्या डॉक्टर के पास गई होगी, तो सलाह लेने तो गई नहीं होगी। तो सलाह लेने के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाएगी, दिव्या डॉक्टर के पास क्यों गई होगी, कि उसको कोई ना कोई बीमारी हुई होगी, और वो डांसर है। तो कौन सी बीमारी हुई होगी कि वो डांसर है कि डांस नहीं कर सकती, ठीक है। तो देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये हमारा फॉलो नहीं होगा उसको, क्योंकि उसने सलाह दिया, एडवाइस दिया। डॉक्टर एडवाइस इसलिए देगा, आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे भाई, बीमार हो गए तभी तो, कि वो ना जाए, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। क्योंकि वो उसको डर था कि दिव्या हार जाएगी, उसको डॉक्टर को क्या लेना देना इस बात से, ये बात गलत है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शायद उसकी सर्जरी हुई हो कोई, और उसने इसलिए वो इंजरी की वजह से, ये बिल्कुल सही है। और ये भी बिल्कुल गलत है कि उसने सोचा उसके पास पैसे नहीं है। तो मेरा तो ये तो सेकंड ही फॉलो होगा इसके अंदर। अगेन देखो बहुत इजी था, देखो सेकंड इसमें इम्प्लीसिट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ। तो देखो अगेन इसको पढ़ते हैं। देखो अगेन क्या लिखा है इसके अंदर, इन एन इलेक्शन कंडक्टेड इन विलेज एक्स, मतलब कि एक इलेक्शन आयोजित हुआ किसमें, विलेज एक्स में। ओनली 20% ऑफ टोटल ऑफ वुमेन, मतलब कि केवल जो वुमेन है, मान लो जितनी भी वुमेन होंगी, मान लो 100 वुमेन है, उनका 20% कितना परसेंट कितना हुआ, 20 इन विलेज केम टू वोट, वो आए वोट करने के लिए, ठीक है। ये हमारी किसी ने मतलब किसी ने एक आपकी एक स्टेटमेंट कह दी, तो इसके पीछे उसने पहले क्या सोचा होगा, उसकी पूर्व धारणा क्या होगी, मतलब बोलने से पहले कुछ तो सोचा होगा। हम मानते हैं भाई सोच समझ के ही बात बोली होगी, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ मैन इन विलेज, जो मैन है विलेज में, मोर देन नंबर ऑफ वुमेन विलेज इन एक्स। देखो आप देखो क्या करोगे, अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन करा था, क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, तो काट दो। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताऊंगा किस तरीके से बिना कंपैरिजन के भी, रूल याद ना हो तो आपको सही कर सकते हो। देखो कंपैरिजन है कि मतलब कि आदमी ज़्यादा थे किसमें, क्या कहते हैं, आदमी ज़्यादा थे औरतों से, तो इसलिए विलेज एक्स में मतलब उन्होंने कम वोट करा, यही मतलब है ना। तो उसको काट दो, ये कंपैरिजन हो गया हमारा किसमें, अजम्पशन में। अजम्पशन में कभी कंपैरिजन नहीं करते, मैंने शुरू के 6 रूल बताया। वुमेन हैड टू कुक फूड, वुमेन को फूड क्या बनाना था, एंड कुड नॉट कम टू वोट, तो वो इस वजह से वोट डालने नहीं आई। तो अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक। देखो क्या बोलना चाहते हैं इसमें, लिखा है गांव एक्स में हुए एक चुनाव में गांव की कुल महिलाओं में से, मैंने बताया कि कैसे 20% महिला ही मतदान करने आई, वोट डालने आई। गांव में पुरुषों की संख्या गांव में महिलाओं की संख्या से अधिक थी। कंपैरिजन हो गया, काट दो। महिलाओं को खाना बनाना था और वोट डालने नहीं आ सकी। ये तो आप सोचोगे किसी ने ये लाइन सोच मतलब कि बोलने से पहले ये सोचा होगा क्या, इस तरीके कोई स्टेटमेंट सोचता कि भाई उन्होंने को खाना नहीं बनाया तो वो इसलिए वोट डालने नहीं आई, आप किस तरीके से बोल सकते। तो बिल्कुल ही मतलब कि बेकार लाइन है। कोई भी इस क्वेश्चन को इजीली मतलब इसको तो कोई भी आप थोड़ा सा ही पढ़ा होगा ना, इसको हटा देगा। तो देखो इसमें तो देखो कैसे हो गया, मैंने बताया इसके अंदर तो ये बिल्कुल ही रिलेवेंट आपकी अजम्पशन है। इसे अजम्पशन ऐसी नहीं होती है कि आपने उल्टी फुल्टी सोच के कुछ बोल दिया हो। देखो ये है, ये तो देखो मैं बताता हूँ, इसमें देखो आपका कंपैरिजन मैंने कटवा दिया, मगर सोचो अगर इसने ये सोच के भी तो नहीं बोला होगा कि मान लो आदमी ज़्यादा हैं और औरतें कम हैं, तो इस वजह ये भी बिल्कुल गलत है। दो दो तो दोनों ही मेरे क्या होने चाहिए, ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों ही मेरे स्टेटमेंट गलत है। देखो यहाँ मैंने यहाँ पर किया नाइदर वन और नाइदर वन नोर सेकंड इज इम्प्लीसिट। तो देखो अगेन इजी क्वेश्चन था,
देखो अब अभी तक हम कितने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगेन देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो आज मैंने क्वेश्चन लिए थोड़े से इजी लिए ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको बड़े क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं लोग। देखो छोटे क्वेश्चन करेंगे ना तो देखो क्वेश्चन बढ़िया है ये सारे, ये भी गलत कर देंगे बहुत लोग, मगर आप समझाने में और समझने में आसानी होती है। देखो अगेन मेरा एक स्टेटमेंट आ गया, द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू कैंसल समर ट्रिप कैम्प दिस ईयर। देखो क्या मतलब है, स्कूल ने डिसाइड किया कि वो कैंसिल करेंगे समर ट्रिप, जो उनकी समर कैंप होगा, किस ईयर, दिस ईयर। ये किसी ने स्टेटमेंट बोल दी, मानो स्कूल में से किसी ने बोली होगी, स्कूल प्रशासन या मैनेजमेंट में से कोई सीनियर होगा उसने बोली होगी, कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, डायरेक्टर, तो उसने बोल दी। अब हम सोचेंगे कि भाई उसने ये लाइन बोली है तो कुछ सोच समझ के बोलेगी, उससे मतलब बोलने से सोचने मतलब कि बोलने से पहले उसने क्या सोचा होगा, क्या उसकी धारणा होगी, पूर्व धारणा कहते हैं जिसको। देखो अब पढ़ते हैं। अजम्पशन है, नो एंटिटीज हैव बीन received by the institution, entries है, no entries have been received by the institution for student willing to join the summer camp। इसका मतलब कोई भी मतलब कि किसी भी स्टूडेंट ने एंट्रीज नहीं करी। मतलब एंट्रीज का मतलब है उसके अंदर आपका एक पहले हमें फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है हम जाएंगे, तो उन्होंने नहीं करी, इस वजह से उन्होंने समर कैंप क्या कहते हैं कैंसिल कर दिया। तो हो सकता है, देखते हैं क्या है आगे। देखो इट इज़ बीइंग कैंसल्ड, ये इसलिए कैंसिल हुआ बिकॉज द वेदर इज टू हॉट, क्योंकि जो वेदर था बहुत गर्म था। तो आप सोचो इसको, मैं जब तक हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मतलब है। देखो स्कूल में इस साल समर कैंप को रद्द करने का फैसला किया है, ठीक है। संस्था द्वारा समर कैंप में शामिल होने वाले इच्छुक छात्र जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं के लिए कोई भी मतलब कि एंट्री मतलब कि इन्होंने आवे को क्या कहते हैं मतलब कि बताया नहीं, कि मतलब कि बताते ना पहले लोग, जैसे मैंने बता दिया कि अब पहले स्कूल में क्या होता है, ऐसी तो होता है स्कूल कॉलेजों में कि हम बताते हैं कि हमारे यहाँ समर कैंप हो रहा है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो मतलब कि अपना फॉर्म फिल कर दे और इसके साथ फीस भर दे, तो वही मतलब है ये। और उसको इसलिए रद्द किया क्योंकि मौसम बहुत गर्म था। देखो अब मैं चलता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा मगर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है। देखो पहला वाला ना तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो स्कूल ने कैंसिल इसलिए करा होगा क्योंकि पर्याप्त मात्रा में मतलब एडुकेट मतलब कि मतलब कि एडुकेट नंबर में लोगों ने ना, मतलब नो है ना इसमें, तो नो का तो मतलब पूरा ही हो गया, मतलब किसी ने भी उसमें क्या कहते हैं इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि वो वहाँ पर समर कैंप में जाए। तो ये वजह हो सकती है बिल्कुल, ये बोलने के पहले ये वजह बिल्कुल हो सकती है। अगर मान लो कि हमने कुछ बोला कि मतलब कि हम इतने बच्चे होंगे तो क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं ये वाली क्लास कराएंगे, अगर मान लो इतने बच्चे आए नहीं तो क्या करेंगे, हम तो कैंसिल ही करेंगे ना, एडुकेट नंबर नहीं है। तो वो यहाँ पर बात है, ये बिल्कुल सही है। पर देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज़ बीइंग कैंसिल्ड बिकॉज द वेदर इज़ टू हॉट। आप मान लो जब ये समर कैंप इसने ऑर्गेनाइज किया, समर कैंप आपका किया तो है ना, तो क्यों किया, समर तो गर्मी में ही होता है, तो गर्मी की वजह से तो कैंसिल नहीं करेगा ना, ये तो बिल्कुल ही हमारा इलॉजिकल है। भाई समर कैंप में जा रहे हो और आप कह रहे हो गर्मी ज़्यादा तो हम कर देते, तो ये बिल्कुल गलत है। पहला वाला मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं क्या आंसर इसमें लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ, मतलब कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो फिर से पढ़ते हैं। देखो अगेन थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा है मगर इतना बड़ा नहीं कि हम समझ ना सकें। देखो क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपॉइंट करेंगे 4000 प्राइमरी टीचर का ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा ना, आपको पता है फाइनेंशियल क्या होता है हमारा, अप्रैल से और मार्च तक होता है। इस ईयर में हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं 4000 टीचरों को अपॉइंट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आया, तो उन्होंने कुछ समझ के बोला होगा, तो क्या इनके पीछे समझ मतलब पूर्व धारणा क्या आती है। तो पढ़ते हैं, देयर आर इनफ स्कूल्स, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल हैं इन स्टेट राज्य में टू अकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर, जहाँ पर 4000 एडिशनल क्या कहते हैं आपके प्राइमरी टीचर एकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ पर, मतलब कि वो रह सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। दूसरा लाइन ये बोल दी, द एलिजिबल कैंडिडेट मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई द एज गवर्नमेंट। जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो इंटरेस्टेड नहीं है टू अप्लाई द गवर्नमेंट मे नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। तो आपको देखो अगेन आपको पता चल रहा होगा इसके अंदर क्या कहना चाहता है। देखो इसके अंदर क्या है, देखो ये देखो यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी में। देखो जब तक आप सोचो क्या आंसर होना चाहिए, राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया, ठीक है, ये बोल दिया। तो राज्य में 4000 अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों का मतलब कि जो अकोमोडेशन करने की पर्याप्त स्कूल हैं, तो बिल्कुल सही है।
भाई अगर आप बोल रहे हो कि हम इतने मतलब मान लो आपकी कंपनी, आप बोल रहे हो कि हम क्या कहते हैं मतलब कि 100 एम्प्लॉय को क्या कहते हैं अपॉइंट करेंगे अपनी कंपनी में, तो आपने क्यों बोला होगा? एक तो देखो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो होगी, पर वो वाला पॉइंट नहीं दिया आपने। मैंने कहा ना अपने दिमाग से मत सोचना, इसमें जो दिया होगा उसके हिसाब से ही। तो देखो वो वाली सोचो। देखो इसमें क्या हो सकता है, ये वाला भी रीज़न तो हो सकता है कंपनी के पास मतलब कि प्रॉपर उनके पास व्यवस्था है कि आपके 100 एम्प्लॉय काम कर सके, तो बिल्कुल सही है। तो वही बात इसमें करी गई है। अगला गया, योग्य उम्मीदवार को आवेदन करने में रुचि नहीं हो हुई रुचि नहीं हो सकती क्योंकि सरकार अंततः इतनी बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर नहीं सकती है। तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब सरकार ने बोला है कि वो ही 4,000 जॉब निकाल रही, तो उनके पास तो है ना इतनी पोस्ट, और इतने मतलब कि स्कूल में रिक्वायरमेंट है, तभी तो बोला गया। तो इसमें मेरा फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड मेरा बिल्कुल ही बेकार मतलब पॉइंट है। देखो इसमें आंसर दिया है यहाँ पर, देख लेना। देखो अब देखो अगेन, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी आपने इस तरीके का क्वेश्चन करा होगा। देखो लास्ट मतलब लास्ट क्लास में भी कराया था। ए वार्निंग इन ट्रेन कंपोनेंट, मतलब कि कंपार्टमेंट, एक वार्निंग लिखी गई ट्रेन कंपार्टमेंट में। टू स्टॉप ट्रेन, पुल चैन मतलब कि ट्रेन को रोकना, चैन खींचना, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज़, और पेनल्टी होगी अगर इम्प्रॉपर करेंगे यूज़। इम्प्रॉपर आप जानते हैं मतलब किसी भी तरीके से आपकी इम्प्रॉपर यूज़ समझ सकते हैं, थोड़ा फाड़ी कुछ भी, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कोई भी यूज़ होता है। 500। देखो क्या कहना चाहते हैं, एक वार्निंग लिखी ट्रेन कंपोनेंट में, लिख देते हैं एक नोटिस मान लो कि अगर आप ट्रेन को रोकते हैं, चैन को खींचते हैं, पेनल्टी होगी 500 की। तो ये पीछे मतलब ये स्टेटमेंट मतलब कि एक मान लो एडवर्टाइजमेंट हो गया, रेलवे ने बनाई होगी। क्यों बनाई होगी, इसके पीछे तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। सम पीपल मिस यूज़ द अलार्म चैन, तो जो मतलब कि कुछ लोग हैं ना वो चैन खींच के मतलब कि उसका मिस यूज करते हैं। देखो अगेन ये तो बिल्कुल आंसर सही कर दोगे आप, बिल्कुल ही सही है। ऑन सर्टन ओकेजन, कुछ ओकेजन पे पीपल मे नॉट वांट टू स्टॉप आ रनिंग ट्रेन। पीपल मे वांट टू, में है मतलब कि कुछ ओकेजन पर, कुछ अवसर पर पीपल क्या करते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं। देखो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं यहाँ पर जब तक आप इसका आंसर करो। डिब्बे, ट्रेन के डिब्बों में चेतावनी थी, ट्रेन को रोकने के लिए चैन खींचना, अनुचित उपयोग के लिए आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कुछ लोग अलार्म चैन का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये इसीलिए तो लिखा है नोटिस। कुछ खास मौके पर लोग दौड़ने वाली ट्रेन को रोकना चाहते हैं। आप सही है, बिल्कुल आप देखोगे यदि इसलिए तो लिखा है, ये प्रॉब्लम होती है तभी तो नोटिस उन्होंने प्लेस करा वहाँ पर। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो इसमें आंसर लिखा है, देख लेना। अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई नहीं इसको भी करते हैं। क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है देखो पढ़ते हैं। द ब्रिज वाज बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 128 करोड़, इतना पढ़ते हैं। जो ब्रिज है, पुल बनाया गया कितनी लागत से, 128 करोड़। एंड इवन सिविल सर्विस बसेस इज नॉट यूटिलाइजिंग, यद्यपि सिविल सर्विस बसों का यूटिलाइज नहीं किया गया। आगे पढ़ते हैं। इट वाट आ पीटी टू सी इट आ ग्रोसली अंडर यूटिलाइज, वो अंडर यूटिलाइज रहे। ए सिटीजन्स व्यू है इन न्यू फ्लाई ओवर लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ सब सर्व, ठीक है। ये मतलब किसी एक आदमी ने एक स्टेटमेंट बोल दी, तो इसके पीछे उसका क्या कारण हो सकता है, तो मतलब बोलने का। देखो द बिल्डिंग इज ऑफ अ सच ब्रिज डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देयर हैज़ टू सम अकाउंटेबिलिटी है, यूटिलिटी है, मनी स्पेंड ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये भी बात देखो ठीक है। मैं हिंदी में समझा देता हूँ उसके अंदर क्या कह रहे हैं। यह पुल 128 करोड़ की लागत से बनाया गया और यहाँ तक कि सिविल बस सेवा का भी इस पर प्रयोग नहीं किया गया। मतलब कि एक पुल बना दिया और आपका मतलब कि सिविल सर्विस बस है ना, उनका भी इसमें उपयोग नहीं किया गया। इसे घोर रूप से कम देखने कर अफसरों की बात है। एक उपनगर है, मतलब कि पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले एक नए फ्लाईओवर में नागरिक का एक दृष्टिकोण है, मतलब कि उसका व्यू है। ऐसे पुलों का निर्माण किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति का नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है। आप ये मतलब क्या करोगे, देखो इन्होंने देखो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी एक पुल बना दिया किसी कोस्ट से, और उस पर क्या करा, जो क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो अलाउड नहीं करा गया। सिविल बसेज है वो अलाउड ही नहीं करी गई। तो वही तो बात कह रहा है, इससे पहले यही तो मतलब होगा कि ऐसे पुलों पर आप सार्वजनिक, घुमा के बोल रहा है सार्वजनिक मतलब निजी उद्देश्य के लिए नहीं होनी चाहिए, जब भी तो नहीं आपके पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया। बिल्कुल बात सही है, इसलिए उसने बोला होगा। सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च किए गए धन की कुल जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी और उपयोगिता होनी चाहिए। बिल्कुल बात है, आपने जो पुल बनाया उसके पीछे मतलब कि उनकी अकाउंटेबिलिटी और वो क्या कहते हैं
जवाबदेही भी होनी चाहिए, तो ये दोनों मेरे हिसाब से सही होने चाहिए। दूसरा है, इसमें दूसरा है, पहला नहीं है, तो देखो ये गलत है, पहला वाला देख लेना आप। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसमें दूसरा आंसर लिखा है, ये 1 मिनट, इसको दोबारा करते हैं, क्या लिखा है देखो। द बिल्डिंग्स, ढंग से पढ़ना पड़ता है। द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिज डज नॉट ऑफ एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव, पब्लिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो देखो ये गलत है, मैंने नोट यहाँ पे पढ़ना भूल गया, यहाँ पर 10 पढ़ लिया था। ये नोट का मतलब है पब्लिक ऑब्जेक्टिव, मतलब जो मैं उसको निजी मतलब कि वो समझ गया था हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ता, गलत हो जाता है। मतलब ये लिखा था बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिज, जो बिल्डिंग है डज नॉट ऑफ एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव, तो कोई पब्लिक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है, पब्लिक ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। पब्लिक मतलब हमारे लिए तो बनाया है ब्रिज, तो ठीक है, ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है, और ये वाला गलत है आपका। अकाउंटेबिलिटी, ये देखो क्या लिखा है, द देयर हैज़ बीन, ये वाला तो मैंने सही बताया था ना, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा ही इसका आंसर होना चाहिए। वो सार्वजनिक की जगह ना वो हिंदी में कन्फ्यूजन हो गया। आप देखो तो इसको पढ़ते हैं, क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लीज डू नॉट यूज लिफ्ट वाइल गोइंग डाउन एंड इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसके टॉप फ्लोर पर लिखा था कि जब आप नीचे की तरफ जाएं तो लिफ्ट का यूज़ ना करें, तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा जिसने भी ये एडवर्टाइजमेंट लिख दी। अब देखो क्या बोलता है, वाइल गोइंग डाउन, जब नीचे जाते हैं, द लिफ्ट इज़ अनेबल टू कैरी एनी लोड, ये वर्ड पढ़ो, एनी लोड मैं बताता हूँ। प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज़ अ मैटर ऑफ फैसिलिटी एंड नॉट फॉर राइट। मैं हिंदी में बता देता हूँ इसका मतलब, देखो, कृपया नीचे उतरते समय लिफ्ट का प्रयोग ना करें, ये लिखा था एक, मतलब कि 5 मंजिली इमारती के शीर्ष तल, मतलब कि ऊपर वाले फ्लोर पर लिखा था, नीचे जाते समय लिफ्ट किसी भी भार को ले जाने में असमर्थ है। लिफ्ट का प्रावधान सुविधा का मामला है, ना कि अधिकार का। देखो इसके अंदर मैं इंग्लिश पे ही आता हूँ, नहीं तो यहाँ फिर गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, ये देखो, ये वाला ना, ये वाला, यहाँ पर देखो वर्ड पढ़ो, एनी लोड। देखो एनी लोड लिखा हुआ है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो लिखेगा नहीं, मतलब कि क्या, मतलब जो लिफ्ट है ना वो किसी भी तरह का लोड, मान लो वहाँ पर मान लो 1 किलो भी हो, वो भी नहीं रह सकती, ऐसी गलत बात है। उसने लिखा था जब ऊपर से नीचे आ रही है, जब वो मतलब कि ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है, तो वो लोड लेके ही तो जा रही होगी, तो नीचे से ऊपर भी आएगी तो लोड ही तो लेके आएगी, एक ही लिफ्ट तो होती है। ठीक है, तो ये मतलब बोला एनी लोड, कोई भी लोड, तो ये तो बिल्कुल बात गलत है। अगर मान लो एनी लोड नहीं होता तो वो लिखता कि लिफ्ट का यूज़ ना करें, इसने तो कहा नीचे समय आते ना करें। और देखो ये प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज मैटर ऑफ फैसिलिटी, ये फैसिलिटी का है, नॉट अ राइट, आपका मतलब ये फैसिलिटी देता है ना कि राइट का, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दूसरा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 20, आई हैव नॉट रिसीव टेलीफोन बिल्स फॉर 9 मंथ, मैंने कोई भी टेलीफोन बिल रिसीव नहीं करा फॉर 9 मंथ, फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पे, फ्रॉम 9 मंथ, इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, जबकि मैंने कई सारी कंप्लेंटें दर्ज करवाई। ए टेलीफोन कस्टमर लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली। देखो एक अगेन देखो, किसी ने मतलब ये मतलब कि एक कस्टमर ने, जो क्या कहते हैं एडिटर होते हैं ना लेटर के, उनको ये कंप्लेंट लिखी कि मैंने कोई भी क्या कहते हैं बिल रिसीव नहीं करा लास्ट 9 मंथ से, इसके बाद बावजूद मतलब कि क्या मतलब मैंने सेवरल कंप्लेंट भी करी, उसके बावजूद भी मैंने कोई बिल रिसीव नहीं करा, तो उन्होंने भेजा नहीं। देखो लिखा है एवरी कस्टमर हैज़ अ राइट, मतलब प्रत्येक कस्टमर का मतलब कि ग्राहक का राइट है टू गेट बिल, कि उसे बिल मिले रेगुलरली, लगातार, फ्रॉम टेलीफोन कंपनी। ठीक है, पढ़ते हैं। द कस्टमर्स कंप्लेंट, जो कस्टमर्स की कंप्लेंट है, पॉइंट टू डिफेक्ट इन सेवरल सर्विसेज विच आर एक्सपेक्टेड टू करेक्टेड, मतलब कि जो आपकी है कस्टमर की क्या ही कंप्लेंट करी, फिर भी उसके पीछे कोई करेक्शन नहीं हुआ। देखो क्या है, देखो यहाँ पर देखो, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। मुझे कई शिकायत के बावजूद भी 9 महीने से टेलीफोन का बिल नहीं मिला। एक व्यक्ति ने बोल दिया, संपादक होता है एडिटर को न्यूज़पेपर के टेलीफोन के बारे में। देखो हर ग्राहक का टेलीफोन कंपनी से नियमित रूप से बिल प्राप्त करने का अधिकार है। ग्राहक की शिकायत उन सेवाओं की खराबी की ओर शायद इशारा करती है कि उन्हें ठीक करने की उम्मीद की जाती है। देखो यहाँ पर है, देखो इसको पढ़ते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, देखो ये वाला स्टेटमेंट तो आप समझ गए। हम चलते हैं जमशन में, उसने क्या बोला होगा कि मुझे बिल नहीं मिला लास्ट 9 मंथ से, जबकि मैंने कई बार उनको कंप्लेंट करी फिर भी उन्होंने बिल नहीं भेजा। अब देखो ये वाला लाइन है ना, एवरी कस्टमर, मतलब प्रत्येक कस्टमर हैज़ अ राइट टू गेट बिल। ठीक है, ये तो है, बिल्कुल बात सही है, जब भी तो उसने करा है। अगर मान लो क्या कहते हैं, अगर उसका अधिकार ही नहीं होता तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं बोलता क्यों कि मुझे बिल भेजो। ठीक है, और वो एडिटर को भी क्यों बोलता है, ये बिल्कुल बात सही है, ये इसके अंदर अंतर्निहित है, मतलब इम्प्लीसिट है। अब ले दो, कस्टमर्स कंप्लेंट पॉइंट टू डिटेक्ट इन वेरियस सर्विसेज इन द सर्विस
विच आर एक्सपेक्टेड टू करेक्ट इट। जब भी तो करा कि मतलब वो कंप्लेंट बार बार इसलिए कर रहा है ताकि उसकी बात सुनी जाए और उसका मतलब बात को मतलब कि उसको बात बिल भेजा जाए। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। देखो ये आज की हमारी क्लास थी, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन रखे थे। तो जो मैंने क्वेश्चन कराया आई होप आपके समझ आए होंगे। अब आपको करना है क्या है, देखो इसके देखो पहले लॉजिकल रीजनिंग के मैंने 5 पार्ट करवा दिए हैं। कौन से वाले, कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें भी 50 क्वेश्चन है और इसके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको क्या करना है, ये देखो ये क्वेश्चन, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है थोड़ी ट्रिकी होती है और आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसको देखो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ पर तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैंने पढ़ा है ना सारे 10 के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और पुरानी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये मेरा क्या यूट्यूब चैनल नेम है, ये दोनों सेम है नेम, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के लिए मतलब कि करने के बाद ना उसके क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सारा अपडेटेड वीडियो का मिलता रहे। तो देखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो अभी तो हमारी क्लास नंबर 2 हो गई है। देखो इसके बाद मैं क्लास नंबर 3 लाऊंगा, मेरे पास 10 क्वेश्चन और हैं जो उससे लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। अब अभी तक हमने छोटे छोटे करे थे ताकि हमारे समझ आ जाए, कुछ बड़े भी थे। अब थोड़ा देखो अगली जो भी क्लास करेंगे उसमें 10 क्वेश्चन लाएंगे, कौन किसके, स्टेटमेंट और अजम्पशन के। ठीक है, फिर उसमें देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जब तक इसको ना रिवाइज कर लें अच्छी तरह प्रीवियस क्लास, और अगर समझ ना आए तो उस वीडियो को 2-3 बार देख ले, मैं पक्का बता रहा हूँ कि आपको समझ आ ही जाएगा। और फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखो इस क्लास को तो हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। फिर देखो हम कल मिलते हैं इसके अंदर, मतलब कि जो भी नेक्स्ट क्लास होगी जब मिलेंगे, फिर मैं इसका पार्ट नंबर आपका 3 करवाऊँगा।